ओके गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम। एक बच्ची का मैसेज आया था मुझे कि आप लोगों की क्लास नहीं हुई है आज 9 बजे वाली। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम नहीं हुई हमारी क्लास 9 बजे वाली। वो मैडम को लगा था शायद 10:30 पे है, तो हमने उन्हें कहा कि हमारी इस टाइम स्टैट्स की क्लास होती है, तो हमने लेकिन कहा मैं चले तो मैं 5 बजे लूँ। ऑलरेडी 10:30 पे मैंने आज तक आप लोगों की कोई भी क्लास 9 o'clock पे नहीं ली है। मैं आप लोगों की या तो 10:30 पे लेती हूँ या 11 o'clock या फिर उस दिन मैंने आप लोगों की 4 बजे। मैम वो मैम जो टाइम टेबल पहले भेजा था ना, उसमें ना गलती थी, तो वो मैडम ने बाद में करेक्ट कर ली थी। बाद में लेकिन मैम ने मैम करेक्शन शायद कर दी थी। और तो लास्ट यस मैम। आपने कौन सी क्लास ली थी? आपने लास्ट वीक 9 o'clock नहीं ली क्लास मैम की? मैम हमने लास्ट ली थी ना, लास्ट ली थी उनकी क्लास। तो 9 o'clock पे ही ली होगी, क्योंकि मैं तो 10:30 पे ही ले रही हूँ क्लास, जब भी ले रही हूँ यस मैम। 10:30 या तब 11 o'clock। मैंने कभी 9 o'clock पे नहीं ली है, तो मेरा टाइम जो है वो 10:30 to 11 वाला ही है। या तो मैं 10:30 लेती हूँ या 11 लेती हूँ। 9 o'clock वाली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगी, मेरी बेटी की अपनी क्लास हो रही होती है उस वक्त। तो मैं इसी टाइम पे जो है वो, या तो मैं आप लोगों की 8 बजे क्लास ले सकती हूँ, 8 to 9:30 वाली। तो अगर आप लोगों को फीजिबल हो तो नेक्स्ट वीक में, या आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी 8 o'clock वाली जो है वो क्लास ले लूंगी, अगर आप लोग feasible मैम वो तो सुबह हो जाएगा मैम, ये टाइम ठीक है। इंग्लिश की शाम टाइम में ले लेते हैं हम लोग। है। तो आप उनसे कह दें कि 9 o'clock से 10:30 वाली क्लास ले लिया करें, क्योंकि मेरी 10:30 से ऑनवर्ड होती है। ठीक है, उनसे कहें कि 9 o'clock से ले लिया। ओके। ओके मैम हम नहीं करेंगे। ओके, सो हमने लास्ट जो टॉपिक किया था, अच्छा प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी जरा स्टूडेंट्स और आ जाएं, अभी 24 हैं। अगर कोई एक आध आता है 5 मिनट तक देखें, अगर नहीं आता तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिकॉर्डिंग पे मैंने डाल दिया है। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था हमारा गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों ने लेक्चर रिवाइज किया होगा उसका। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, दैट इज योर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस करना है, और यहाँ पे भी हम काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक का ही इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अंदर काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया था। और हमें वहाँ पे ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड दो जो है फ्रीक्वेंसीज जो है वो रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट ही रिक्वायर्ड होगा, लेकिन अब हमें इंडिपेंडेंस का टेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? दैट इज बेसिकली अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने उसके अंदर, फर्स्ट कोर्स आप लोगों का। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल का जो दूसरा नाम है जिसको हम यूज करते हैं ज्यादा, दैट इज बेसिकली एट्रीब्यूट वन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स या क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनकी प्रेजेंस या एब्सेंस को आप सिर्फ नोट डाउन कर सकें। प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें। अगर कोई बात हो तो प्लीज फिर जब अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए। तो प्रेजेंस, जब हम किसी भी वेरिएबल की प्रेजेंस को और एब्सेंस को नोट कर सकें, हम उसको मैयर ना कर सकें, तो हम उसको कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि हेयर कलर है या आपका आई कलर है, तो आप ये क्या है? दे आर एट्रीब्यूट्स, दे आर क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्योंकि हम किसी भी आई के कलर को मैयर नहीं कर सकते, बल्कि हम उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को नोट कर सकते हैं कि हाँ ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है। ठीक है, इसी तरीके से हेयर कलर आपके हो गए, इसी तरीके से आपका सेक्स हो गया, फीमेल या मेल। ठीक है, इनको हम मैयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपका मैरिटल स्टेटस हो गया। ठीक है, विडोड है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है। ठीक है, सो attributes are the qualitative variables where we just note their presence or absence of any characteristic। हम किसी characteristic की presence या absence को note कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको मैयर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो आपका टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो हम करेंगे आगे जाके, इसमें हम दो एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस को टेस्ट करेंगे कि क्या जो दो एट्रीब्यूट्स या जो दो क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं, क्या वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, या वो दोनों वेरिएबल आपस में एसोसिएटेड हैं, यानी उनके दरमियान किसी तरह की कोई एसोसिएशन है।
ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है उसके लिए जब हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस करेंगे तो उसमें हमें कॉन्टिजेंसी टेबल रिक्वायर्ड है, और कॉन्टिजेंसी टेबल भी हम आगे जाके अभी देखते हैं। ये सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये कॉन्टिजेंसी टेबल है आपका R क्रॉस C का। तो जो एक एट्रीब्यूट है ना, जैसे अब मैं कह रही हूँ कि आपने अपना नल हाइपोथेसिस बनाना है, द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब वो दो एट्रीब्यूट्स आपके इस तरीके से हो सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि आपका एक जो एट्रीब्यूट है दैट इज योर मैरिटल स्टेटस, and the second attribute is your that is your religion। ठीक है, religion is also an attribute because देखें आप religion किसी का मैयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं कि क्या वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आपने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी और अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको क्या कर देंगे, आप इनटू डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस डिवाइड कर देंगे उस पर्सन को, उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेंगे। इस वक्त अगर मेरे पास लेट सपोज 100 लोग बैठे हुए हैं तो उनमें से 100 में से कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, कितने हिंदूज हैं, सो यू कैन डिवाइड देम म्यूचुअली इनटू द डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि कितने जो नंबर ऑफ पीपल हैं या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं या जो है वो ज्यूज हैं, एनीथिंग वन। ठीक है, सो यहाँ पे इसी तरीके से जब मैं कह रही हूँ कि हमने अपना नल हाइपोथेसिस बना, द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, तो जो एक एट्रीब्यूट है आपका रिलीजन वो डिफरेंट क्लासेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो मैरिटल स्टेटस है दैट इज एट्रीब्यूट बी। लेट्स सपोज जो रिलीजन है दैट इज योर एट्रीब्यूट ए, ठीक है, और जो आपका मैरिटल स्टेटस है दैट इज योर एट्रीब्यूट बी, और मैं इन दोनों एट्रीब्यूट्स की आपस में इंडिपेंडेंस को चेक कर रही हूँ। तो जो मेरा एट्रीब्यूट ए है दैट इज योर रिलीजन, उसको मैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकती हूँ, और इसी तरीके से जो एट्रीब्यूट बी है दैट इज योर मैरिटल स्टेटस, उसको भी मैं डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्लासेस में डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप यहाँ पे जो इस वक्त टेबल देख रहे हैं दैट इज योर कॉन्टिजेंसी टेबल, दैट इज योर R क्रॉस C टेबल, क्योंकि ये जनरल बात कर रहा है। आपको एक कॉलम में B नजर आ रहा होगा, फर्स्ट वाला जो रो है आपका दैट इज क्लासेस B1 से लेकर BC तक, और जो दूसरा एट्रीब्यूट है दैट इज योर A एट्रीब्यूट, और वो भी R क्लासेस के अंदर डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे ये जनरल बात कर रहा है, एट्रीब्यूट B C क्लासेस के अंदर, C म्यूचुअली डिस्टिंक्ट क्लासेस के अंदर डिवाइड हुआ है। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ द n ऑब्जर्वेशन ऑफ द रैंडम सैंपल, आपके पास n ऑब्जर्वेशन है रैंडम सैंपल की, और उनको आपने क्लासिफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, एक A है और दूसरा B है, where there are R distinct classes, आपके पास R distinct classes हैं A एट्रीब्यूट की या वेरिएबल की, हम इस पे वेरिएबल की बात करें, बट दे आर एट्रीब्यूट्स बेसिकली, दे आर नॉट द क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दे आर द क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो जो A एट्रीब्यूट है that is divided into the R classes, A1 to AR. Distinct means mutually exclusive. Distinct, they are different from each other. Each class is different from each other. In A and C, जो है आपके पास distinct classes हैं for B attributes, that is divided from B1 to BC. And the number of observations, और जो आपकी जितनी भी observation है, frequencies हैं belonging to AI and BJ is OIJ, यानी जितनी भी आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हर क्लास के अंदर जो आपकी बन रही है, ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही है, उसको हमने जनरली प्रेजेंट किया है OIJ से। अगर आप ये इस कॉन्टिजेंसी टेबल को देखें तो मैंने B एट्रीब्यूट को डिवाइड किया है, पहला जो है क्लास वो B1 है और A एट्रीब्यूट की पहली क्लास क्या है, A1। सो अगर हम यहाँ पे देखूं तो मैं देखूंगी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर फॉलोइंग इन द क्लास A1 B1 इज O11, दैट इज O इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, O इज representing observed frequency and the subscript 11 is showing that observed frequency for the class for the attribute A1 and B1। ठीक है, ये जो O21 है दैट इज द representing the observed frequency of class A2 and B1। ठीक है, इसी तरीके से OI1 shows the observed frequency of the class AI and B1। तो आप जनरल जब बात करेंगे, हमने A का जो जनरल क्लास ली है दैट इज योर AI, और जो B एट्रीब्यूट की जनरल क्लास हमने सेंट्रल ले ली BJ। तो OIJ इज द जनरल वैल्यू जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट OIJ इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दैट बिलोंग्स टू द क्लास AI and BJ, and the sum of the total frequencies that is definitely equal to the total number of observation n जो हमने ली हुई है। ठीक है, यू हैव टोटल सैंपल साइज n जिसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है।
नाउ यू टेक लुक ऑन दीज टोटल्स, आपको लेफ्ट साइड पे भी और आपकी बिलो आपको बॉटम पे टोटल नजर आ रहे होंगे। इन टोटल्स को हम कहते हैं मार्जिनल टोटल्स। क्या कहते हैं? मार्जिनल टोटल्स। ये भी सारे आपके मार्जिनल टोटल्स हैं और ये भी आपके सारे मार्जिनल टोटल्स हैं, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, उसको हम जब ब्रैकेट में, ये जो आप नजर आ रहा है ब्रैकेट पेरेंथेसिस में बंद होता है, दैट शोज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो इट मींस कि ये जो आपके पास A1 ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है, दिस इज द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 क्लास। A2 जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है, इट्स अ टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ A2 क्लास। इसी तरीके से ये जो B1 है, दिस इज द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ B1, B2 एंड अप टू सो ऑन। तो जब आप इसको सम करेंगे, बेसिकली हमने टोटल n ऑब्जर्वेशन को ही इन डिफरेंट सेल्स में डिवाइड किया हुआ था और उन्हीं सेल्स का टोटल आपका रो वाइज और कॉलम वाइज निकला हुआ है। सो व्हेन यू टेक द टोटल ऑफ दीज मार्जिनल वंस, आप इनका जब मजीद मार्जिनल टोटल का टोटल करेंगे, यहाँ से चाहे आप कर लें, चाहे आप कॉलम वाइज कर लें, चाहे रो वाइज कर लें, it should come out to the total frequency और the total sample size जो आपने कंसिडर किया हुआ है। आपका इधर से भी टोटल n आना चाहिए, इधर से भी टोटल आपका n आना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अ contingency table of R cross C. R is showing the row and C is showing the column, ठीक है। So this is a contingency table of R cross C. So the minimum or the simplest form of the contingency table is 2 cross 2. आपकी जो simplest form है ना contingency table की, वो आपकी 2 cross 2 की होती है, means 2 rows and 2 columns। यानी आपको contingency table अगर बनाना है तो आपको minimum 2 cross 2 का contingency table चाहिए, 2 cross 1 का contingency table आपका नहीं बन सकता, ठीक है। So you have a 2 cross 2 simplest form of the contingency table। अब हम यहाँ पे जो है जो टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस कर रहे हैं कॉन्टिजेंसी टेबल का इस्तेमाल करते हुए, तो हम किस तरीके से करेंगे कि हम हमारे पास डेटा गिवन होगा, हमें तमाम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, यानी आपने एग्जांपल लिया और उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके आपको ऑब्जर्व डेटा गिवन होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा काय स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, दैट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और उसका सम था। आई होप सो कि यू रिमेंबर दैट कि आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है एंड द सेकंड वन इज योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो है जो आप नल हाइपोथेसिस की बेस पे निकालते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है, ऑब्जर्व वो फ्रीक्वेंसी होती है जो आप परफॉर्म करके निकालते हैं, यानी आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और आपको उसने बता दिया कि अच्छा इतने जो है, लेट्स सपोज जो भी मैं बात कर रही थी कि आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक आपके पास एट्रीब्यूट है जी मैरिटल स्टेटस और एक आपका जो है एट्रीब्यूट जो है वो है क्या है, रिलीजन। सो अब क्या हुआ कि मैंने 100 लोग लिए, ठीक है, और उन 100 लोगों को अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, लेट्स सपोज मैंने रिलीजन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, और मैरिटल स्टेटस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मैरिड एंड अनमैरिड। तो अब आप देखें कि आपका 2 क्रॉस 3 का कॉन्टिजेंसी टेबल बन रहा है। लेट मी हैव अ पेन। जैसे लेट सपोज आपके पास ये 3 कैटेगरीज मैंने एट्रीब्यूट किसके लिए बना दी, मैंने बना दी आपके रिलीजन के लिए। ये 3 एट्रीब्यूट की ये कॉलम आपका मुस्लिम का हो गया, या आपका जो है वो क्रिश्चियंस का हो गया, ये आपका हो गया हिंदूज का हो गया, ठीक है। ये आपका एट्रीब्यूट ए है जिसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। और इसी तरीके से आपका सेकंड एट्रीब्यूट है, दैट इज योर मैरिटल स्टेटस, और उसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक आपका है मैरिड और दूसरा है आपका अनमैरिड। तो आप देखें कि आपका जो कॉन्टिजेंसी टेबल बनेगा वो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का बनेगा। सो दिस इज योर कॉन्टिजेंसी टेबल ऑफ 2 क्रॉस 3। ये 2 क्रॉस 3 का कॉन्टिजेंसी टेबल है, ठीक है। अब अगर मेरे पास लेट सपोज मैंने 100 लोग लिए हैं और मैं उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैंने उनसे पूछा उनके रिलीजन के बारे में, उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंने उनको इन डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो मुस्लिम और मैरिड थे वो यहाँ पर आ गए, जो क्रिश्चियन और मैरिड थे वो यहाँ आ गए, जो हिंदूज और मैरिड थे वो यहाँ पर आ गए। मैंने उनकी जो नंबर्स थे उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब जब मैंने 100 लोग लिए हैं तो डेफिनेटली उन 100 में से जो लोग थे वो इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कहीं ना कहीं फॉल कर रहे होंगे, एंड द सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी इक्वल टू 100।
ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपके टोटल निकलेंगे, यहाँ पे आपका टोटल निकलेगा मैरिड का, यहाँ पे टोटल निकलेगा अनमैरिड का, यहाँ पे टोटल निकलेगा मुस्लिम्स का। ठीक है, अब जब मैरिड का टोटल निकालेंगे तो मैरिड में सारे लोग आ जाएंगे, मैरिड जो मुस्लिम है, मैरिड जो क्रिश्चियन है, मैरिड जो हिंदूज हैं। ठीक है, अनमैरिड में जब आप टोटल निकालेंगे तो वी कंसिडर ऑल मैरिड, अनमैरिड मुस्लिम, अनमैरिड क्रिश्चियन, अनमैरिड हिंदूज। तो यहाँ पे आपके टोटल्स आ जाएंगे, मार्जिनल टोटल्स आ जाएंगे। इसी तरीके से जब मैं यहाँ टोटल निकालूंगी तो मैं यहाँ जब ये टोटल निकलेगा, इट्स अ टोटल ऑफ मुस्लिम्स, अब वो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, यहाँ टोटल क्रिश्चियंस का निकलेगा या हिंदूज का निकलेगा। तो व्हेन आई टेक द मार्जिनल टोटल्स और जब मैं इनको दोबारा टोटल करूंगी तो यहाँ पे डेफिनेटली दोनों साइडों से आपके पास 100 आना चाहिए। तो दिस इज योर एन, जो आपने सैंपल उठाया था। ठीक है, तो दिस इज योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके निकाली है। ठीक है, and the second one, that is your hypothesis, that is your expected frequency, जो कि निकलेगी considering your null hypothesis to be true। हमने हमेशा जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, हम उसमें ये ज्यूम करके चलते हैं कि जो भी अजम्पशन हमने नल हाइपोथेसिस में की हुई है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो इफ यू आर कंसिडरिंग आपका नल हाइपोथेसिस ठीक है और मैंने अपने नल हाइपोथेसिस में क्या एज्यूम किया हुआ है कि जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर वो दोनों एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, सो इफ यू रिकॉल योर प्रोबेबिलिटी, आप अपनी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को, टॉपिक को रिपीट करें तो आपने इंडिपेंडेंस का टॉपिक किया था। आपने देखा था कि इफ यू हैव टू आपके पास इवेंट्स हैं, इफ यू हैव टू इवेंट्स ए एंड बी, देन द एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into the probability of B. I hope so you remember that. आपको याद होगा ये। इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया में क्या था कि अगर दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो सेम केस हम यहाँ पे करेंगे। अगर मैं ये कह रही हूँ कि दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, सो अगर मैं कहती हूँ कि दिस इज, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 20 लोग आ रहे हैं, ठीक है, मेरे पास मैरिड और मुस्लिम्स और मैरिड कितने हैं, 20 लोग हैं यहाँ पे। और तो मैं ये, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम इंटरसेक्शन। इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मैरिड को एम आर कर देती हूँ, ठीक, सॉरी मुस्लिम है ये, मुस्लिम एम एस कर देते हैं। ठीक है, सो मुस्लिम और मैरिड की इंटरसेक्शन ये किस चीज की है, मुस्लिम एम एस, मुस्लिम फॉर मुस्लिम्स, एम एस मुस्लिम, और इंटरसेक्शन मैरिड। ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूं इसकी प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज पहले प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मुस्लिम्स एंड मैरिड, अगर ये इंडिपेंडेंट है, मैं अंडर एच नॉट एज्यूम कर रही हूँ कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, तो दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मुस्लिम्स इनटू, लिखा भी नहीं जा रहा, मुस्लिम्स एंड मैरिड इनटू मैरिड। गर्ल्स आपको समझ आ रही है, प्लीज एनीवन अप टिल नाउ? यस मैं आ रही है, ठीक है, आ रही है। सो मैं फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना जी, अभी सिर्फ आप सुने, आप लोगों को अभी कुछ इंटरसेक्शन नहीं लेना, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अब आप अभी तक जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को समझ आ रही है ना? जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। मैम, फिर जब एग्जांपल करेंगे उसमें सारा समझ आ जाएगा ना? सब कुछ समझ आ जाएगा, जस्ट लिसन टू मी, मैं जो बता रही हूँ अभी सिर्फ सुने, ठीक है। तो जब मैं कह रही हूँ कि मुस्लिम एंड मैरिड आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इज इट सो? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम टोटल से प्रोपोर्शन निकालते हैं मुस्लिम्स की। ठीक है, लेट्स सपोज जो टोटल मुस्लिम्स आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं 50। ठीक है, टोटल मुस्लिम्स कितने आ रहे हैं आपके पास, 50, और जितने आपके पास मैरिड आ रहे हैं लेट्स सपोज वो 40 हैं। तो अब जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आपको चाहिए यहाँ पे मुस्लिम की प्रोबेबिलिटी। तो मुस्लिम की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, मुस्लिम्स कितने हैं उसको आप टोटल के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मुस्लिम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50/100, इट जस्ट लाइक अ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो 50/100, और मैरिड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोपोर्शन 40/100। इज इट सो? ठीक है, तो व्हाट यू गेट, अगर मैं यहाँ से निकालूं, सो व्हाट यू गेट, आपके पास क्या आ गई, 50/100
मल्टीप्लाई बाय 40 बाय 100। और जब मैंने इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, आपने क्वेश्चन किए थे कि इफ यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी वाला सवाल, तो आप लोग क्या करते थे कि प्रोबेबिलिटी को n के साथ क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। यू गेट इट? ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने इसी तरीके से हर एक की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर आपके पास जो है टू एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हो तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन रिप्रेजेंट इट बाय A1 B1। लेट कम्स टूवर्ड्स द प्रीवियस कॉन्टिजेंसी टेबल। अगर मैं कहूं कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी A1 B1, ये है फ्रीक्वेंसी आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और इसको मैं लिखूंगी A1 विद द पेरेंथेसिस के साथ बंद कर दूंगी। जब भी आप किसी को एट्रीब्यूट को पेरेंथेसिस के अंदर बंद करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है। तो कहता है कि अगर आपके दो एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट हैं तो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलेगी कि आप इसकी रो टोटल को, या रो टोटल क्या है आपका A1 और इसका कॉलम टोटल क्या है आपका B1, दैट इज A1 multiply by B1 divided by the total frequency, that is n. So this is the criteria for your independence. Independence का क्या criteria है कि अगर दो attributes independent हों तो उसकी observed frequency को उसकी expected frequency के क्या आना चाहिए, equal आना चाहिए। ठीक है। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने किस तरीके से निकाली है, अभी मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के क्राइटेरिया से भी ये बात समझाई है कि आपने क्या किया यहाँ पे कि अगर आपके पास ये था दैट इज 40, क्या आया था आपके पास, दैट इज 50 बाय 100, दैट इज योर 50 बाय 100। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 40 बाय 100, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुझे n के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। और n इस केस में कितना है आपका 100। तो जब मैं 100 के साथ इसको कैंसिल करूंगी तो व्हाट यू गेट, 50 इज द मार्जिनल टोटल ऑफ मैरिड। ठीक है। ये किसका मार्जिनल टोटल है, मैरिड का। ठीक है। 40 is the marginal total of Muslims, और 100 क्या है आपका, that is your n. So it means कि अगर आपके पास दो attributes independent हैं तो उसकी expected frequency कैसे निकलेगी, that is equal to their marginal totals, multiply their marginal total and divided by the total frequency. ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, दिस इज योर ऑब्जर्व्ड वन, दिस इज योर ऑब्जर्व वन, A1 B1 ब्रैकेट में शो कर रहा है ऑब्जर्व्ड को। और अगर मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड निकालनी है तो एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगी, A1 मल्टीप्लाई बाय B1 डिवाइडेड बाय देयर टोटल। और इंडिपेंडेंस का क्या केस है कि वो कहता है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो मैं यहाँ फिलहाल इक्वालिटी का जो ये है आपको इसको यहाँ से ये इक्वालिटी हटा रही हूँ क्योंकि अभी हमने टेस्टिंग करनी है। हम ये कह रहे हैं ये ऑब्जर्व्ड है और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड है होनी चाहिए अगर ये इंडिपेंडेंस का केस है। लेट मी चेक आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। दिस इज योर ऑब्जर्व वन, इसको मैं कैसे लिखूंगी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को, दिस इज A2 BJ की फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इस सेल का, ये जो सेल है इसका आपने लेना है रो टोटल, इसी सेल को नीचे क्रॉस करें, दिस इज योर कॉलम टोटल। क्या बन गया, एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगी कि आप A2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके BJ के टोटल के साथ, मार्जिनल टोटल के साथ, और डिवाइड कर देंगे अपने ग्रैंड टोटल के साथ, दैट इज योर सैंपल साइज, दैट इज योर
n. तो दिस इज योर ऑब्जर्व्ड, जो वो आपको देगा, और आपने हर ऑब्जर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया, जो भी मैं आपको बता कर आ रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी के ही क्राइटेरिया से निकाल रहे हैं हम बेसिकली, दिस इज योर एक्सपेक्टेड वन। अगर आपकी मैम इंडिपेंडेंस है अंडर एच नॉट, तो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। हाँ जी बोलें। मैम ये हमने पहले भी किया हुआ है, मतलब कि जिसकी निकालनी होती ना उसी रो के कॉलम को और और कॉलम के टोटल को मल्टीप्लाई करके फिर सेल की वैल्यू आती है हमारे पास, डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिन्होंने स्टैट्स पढ़ा हुआ है आई होप सो कि उन्होंने पढ़ा होगा, मैंने तो आप लोगों को फर्स्ट जी टाइम मैम। ही कराया है। लेकिन अब आपने इसके क्राइटेरिया सिर्फ रट्टा नहीं लगाना कि जी हमने किसी भी सेल की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड निकालनी है तो उस सेल के कॉलम टोटल और रो टोटल को मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज द केस, प्रोसेस यही है, प्रोसीजर यही है। लेकिन उसके बैक पे क्या चल रहा है उस चीज को आपने ख्याल रखना है कि वी आर कंसिडरिंग इन अवर एच नॉट कि हमारे दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया अब अकॉर्डिंग टू आवर प्रोबेबिलिटी अभी मैं आपको समझा कर आ रही हूँ, और उसको हमने देखा भी कि हमारे पास क्राइटेरिया वही बनता है कि हम कि अगर उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर दें, और फिर आपकी दो एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। एंड हमें प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए कि हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। सो दिस इज द क्राइटेरिया। बेसिकली आपने हर ऑब्जर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और फिर उसके बाद आपने निकालना है काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। सो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक क्या है कि आपको ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, माइनस, एंड देन टेक द स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड। तो हमने गुडनेस ऑफ फिट क्राइटेरिया में भी काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया था, और उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हमारा जितना भी क्रिटिकल रीजन है वो सारा का सारा इस केस में राइट टेल के ऊपर फॉल करता है। क्यों फॉल करता है, यहाँ पे भी आप देख लें कि अभी मैं आपको बता कर आ रही हूँ कि अगर आपका एच नॉट ठीक है, यानी अगर दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड को बराबर आना चाहिए। तो अगर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड बराबर है तो काई स्क्वायर की वैल्यू को 0 होना चाहिए। सो इट मीन्स के जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक है, एक तो मैंने आपको बताया था इट लाइज फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ये नेगेटिव नहीं होता कभी भी, काई स्क्वायर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी फॉल करती है। तो आप देखें कि काई स्क्वायर की 0 या छोटी वैल्यूज आपको एच नॉट की इंडिपेंडेंस एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा रही हैं, मींस के दोनों एट्रीब्यूट्स क्या है, इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि अगर दोनों एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आना चाहिए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आना चाहिए, एंड द डिफरेंस बिटवीन दैट इज 0 और वेरी नियर टू 0, और डेफिनेटली काई स्क्वायर की वैल्यू भी 0 के करीब आएगी। तो राइट साइड पे सारी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस है। आपकी काई स्क्वायर की जितनी बड़ी वैल्यू आएगी इट मींस कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड बराबर नहीं है, देयर इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दैट। और काई स्क्वायर की बड़ी वैल्यू आपको नल हाइपोथेसिस एच नॉट की, जहां पे हमने एजम्पशन की हुई है कि दोनों एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, उसकी रिजेक्शन की तरफ लेके जाएगी। सो आपका ये जो क्रिटिकल रीजन है, आपका सारा का सारा क्रिटिकल रीजन इस केस में, चाहे वो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट हो या टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो, आपका सारा का सारा क्रिटिकल रीजन आपकी राइट टेल के ऊपर फॉल करता है। और आपको दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, दैट इज योर अल्फा एंड दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या है, दैट इज R-1 एंड C-1, दे आर द टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, ρ-1 एंड C-1, दिस इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और इन दोनों को देखते हुए आप जो है यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू जो है, क्रिटिकल वैल्यू को आप लोकेट करेंगे। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू इस काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी आ जाएगी तो आप अपने क्रिटिकल रीजन में फॉल करेंगे और आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट काई स्क्वायर की बड़ी वैल्यूज आपको नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन की तरफ लेके जाती हैं, मींस कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक नहीं आपने अज्यूम किया हुआ, ठीक है। और काई स्क्वायर की छोटी वैल्यूज जितनी 0 या 0 के करीब होंगी, इट मींस ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड के बराबर है, इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है और आपको एच नॉट की एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाएगी। इज इट क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. ठीक है, ओके, नाउ वी टेक द प्रोसीजर। हम प्रोसीजर देखते हैं, हमने अपना नल हाइपोथेसिस किस तरह बनाना है। द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। एच नॉट क्या बनाया है कि जो दो क्लासिफिकेशन वेरिएबल्स हैं या दो एट्रीब्यूट्स, ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट एंड द टू
attributes are associated. दोनों तरीकों से हम बात कर सकते हैं. यहाँ उसने कहा the two variable of classification are independent and the two variable of classification are not independent means when you are saying not independent they are associated. So यहाँ पे अल्फा 0.05 0.01 होगा. ठीक है, और फिर उसके बाद आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने यही यूज करना है. आपका H नॉट जो है वो ट्रू होगा if it has an approximate chi-square distribution with degree of freedom r-1 and c-1. और हमने हर सेल के corresponding जो है if you have your H naught is true then her observed frequency के corresponding by using this formula you have to find the expected frequency और फिर हम chi-square की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. And otherwise you have to calculate the critical value with alpha r-1 c-1 and reject H naught or accept H naught if it fall in the acceptance region or rejection region. So look at your example 17.17. 492 candidates for the scientific post gave the particulars of their university degree and their hobbies. The degrees were in either maths, chemistry or physics and the hobbies could be classified roughly as music, craft work, reading or drama. So you can see कि आपके पास जो दो attributes हैं, एक आपके पास एट्रीब्यूट है डिग्री और जो दूसरा एट्रीब्यूट है दैट इज योर हॉबीज. तो डिग्री को 3 कैटेगरीज में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और जो आपका हॉबीज है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो इट्स अ 4x3 कॉन्टिजेंसी टेबल. ठीक है, उसने आपको मार्जिनल टोटल्स भी निकाल के दे दिए हैं और उसने 492 कैंडिडेट्स लिए हैं और फिर उनको डिफरेंट सेल्स के अंदर डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर हॉबीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज. ठीक है, सो ये जो फ्रीक्वेंसी है इट मींस कि 24 स्टूडेंट्स, प्लीज म्यूट योर माइक, 24 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि मैथ्स की डिग्री है जिनके पास और वो म्यूजिक हॉबी है उनकी. So ये जो आपको शो हो रहा है that is your frequency. Please mute your mic. किसका mic unmute है? Please mute your mic, girls. So यहाँ पे आपके पास ये 4x3 का कॉन्टिजेंसी टेबल है. दे आर द मार्जिनल टोटल्स आपके पास. ये जो टोटल है आपका मार्जिनल टोटल, ये आपका पूरा मैथ का टोटल है. म्यूजिक, क्राफ्ट, रीडिंग, ड्रामा सब आ रहे हैं. ये केमिस्ट्री का टोटल है, ये फिजिक्स का है, ये म्यूजिक का है, ये क्राफ्ट वर्क, रीडिंग, ड्रामा एंड द टोटल इज 492. ठीक है, सो अब हमने अपना नल हाइपोथेसिस क्या लिखा? द 2 क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट एंड द 2 क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज what he said discuss the association between the 2 criteria of classification, that is degrees and hobbies. ठीक है, सो अब यहाँ पे आपने यहाँ पे अल्फा चूज किया 0.05. अगर आपको दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप चूज कर लें. chi-square स्टैटिस्टिक आपका ये है. डिग्री ऑफ फ्रीडम अब आप यहाँ पे देख लें कि दैट इज योर 4-1 एंड 3-1, दैट इज 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओवर हियर. ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि आपने हर सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो आपको दी हुई है दिस इज योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. उसने नया टेबल बनाया है और उसने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं. अब अगर यहाँ पर देखें गर्ल्स, अगर किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज मुझसे भी पूछ लीजिएगा. दिस इज योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड कैसी निकलेगी कि इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिनल टोटल आपका कॉलम का ये है और इसका जो रो टोटल है आपका वो ये है. आपने 124 को 77 के साथ करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 492 और यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप यहीं पे ब्रैकेट, बजाय इसके कि आप नया टेबल बनाएं, आप यहीं पे ब्रैकेट के अंदर उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को शो कर सकते हैं और चाहें तो आप नया टेबल फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बना लें. इसी तरीके से यहाँ पे इसका कैसे निकलेगा? इसका रो टोटल 124 है और इस सेल का कॉलम टोटल है 292. तो आप 292 को 124 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 492 निकालेंगे. आपने 11 के लिए निकालना है तो आप 11 के लिए 77 और इसका कॉलम टोटल 101 को मल्टीप्लाई करेंगे और 492 के साथ डिवाइड. So, इस तरीके से आपने हर सेल के लिए फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. जी गर्ल्स, एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज? नो मैम. नो मैम. ओके, अच्छा, एक चीज का जो आपने यहाँ पे ख्याल रखना है वो ये है कि आप 2 सेल की तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे बट वी हैव टू मेक अ मार्जिनल टोटल फिक्स्ड. हमने अपने मार्जिनल टोटल को फिक्स किया हुआ है
तो तीसरी जो आप मार्जिनल टोटल निकालेंगे, जो तीसरा होगा, वो आप सबट्रैक्ट करके निकालेंगे, बिकॉज वी नो दैट आवर मार्जिनल टोटल इज 124। तो आप 124 में से 83 और 24 को माइनस करेंगे, तो यू गेट 17। तो तीसरे के लिए आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं करनी है, you find it by subtracting. That's why यहाँ पे this is our restriction। हम अपनी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं वो हमने r-1 क्यों किया हुआ है? बिकॉज हमें रोज में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करनी पड़ती है। वी आर रिस्ट्रिक्टेड इन फाइंडिंग दिस बाय सब्ट्रैक्शन। और इसी तरीके से कॉलम में भी आप 3 का निकालेंगे और जो चौथी है वो आप 77 में से इन 3 को माइनस करके निकालेंगे, ताकि आपका मार्जिनल टोटल फिक्स रहे, दैट इज 77। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1 आपका कॉलम में कम होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 जो है वो आपका रोज में कम होता है। इज इट? मैम ये सब्ट्रैक्शन का दोबारा से बता दें। ओके, यहाँ पे देखें कि ये जो आपका, ये दोनों तो आपने निकाल लिए। दिस इज योर बाय यूजिंग योर रोज एंड कॉलम मार्जिनल टोटल मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय द टोटल वन, आपने ये दो निकाली। यस मैम। ये 31 जो आप निकालेंगे, या आपने रो टोटल और कॉलम टोटल को मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना। हमें अपना मार्जिनल टोटल पता है। हमारा मार्जिनल टोटल कितना है जी? हमारा मार्जिनल टोटल है 124। वी हैव टू फिक्स इट अप। हम इसको चेंज, क्योंकि जब हम लेते हैं तो राउंडिंग ऑफ में कहीं ना कहीं कोई मसला आ जाता है, तो हम अपने मार्जिनल टोटल को फिक्स रखना चाह रहे हैं ना। हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं एंड पे 492 ही आए। हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 492 आना चाहिए। हमारी मार्जिनल टोटल फिक्स रहने चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि आपने 124 माइनस करें, कैलकुलेटर्स होंगे आपके पास। 24 और 83 को प्लस करें गर्ल्स प्लीज। इट कम्स आउट टू बी 124 प्लस 24 107। ठीक है, और 107 इन दोनों का आपका सम आया है। आपने क्या करना है, 124 मार्जिनल टोटल आपको गिवन है, आपको फिक्स है ये। 124 में से आपने 107 को माइनस किया, व्हाट यू गेट 17। पुट इट हियर। यस मैम। मैम ये हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं मैम? हम लोग इसको भी तो उसी के साथ लिख सकते हैं ना, इसका भी रो का टोटल और कॉलम का टोटल लिख के डिवाइडेड बाय n। बेटे चूंकि हमने अपने मार्जिनल टोटल्स को फिक्स रखना है, हम यहाँ पे अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो हमें उसने दे दी, हमने अपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो व्हेन यू टेक योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो उसके अंदर हम जब राउंडिंग ऑफ करते हैं या कुछ इस तरह से, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हो सकता है आपका मार्जिनल टोटल एक्सपेक्टेड का 124 ना आए, 125 या 124 सम पॉइंट समथिंग या 123 पॉइंट समथिंग आ जाए। सो हमने अपने मार्जिनल टोटल्स को क्या रखना है, फिक्स रखना है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड अवर टोटल 492। हमें अपने मार्जिनल टोटल्स को फिक्स रखना है और हमें अपना टोटल भी एग्जैक्टली 492 चाहिए जो ऑब्जर्व के केस में है। इसलिए हम तीसरे के लिए जो है वो यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मैं आपको कह रही हूँ वो R-1 और C-1 क्यों है? बिकॉज रो में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कम हो रही है। यहाँ फ्रीडम कहाँ खत्म हो गई ना। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपने टोटल 10 रखना है, मैंने आपको 3 वैल्यूज दे दी, एक मेरे पास 2 है, दूसरी मेरी 3 है और तीसरी भी मेरी 2